नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। सत्य हिंदी डॉट कॉम के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी से, जो कांग्रेस पार्टी के तो बड़े नेता है ही, लेकिन इस वक्त देश में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में उनका शुमार होता है। और पिछले दिनों राहुल गांधी के मामले को, जो मानहानि का मुकदमा था, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में जो जीत मिली है उसका बहुत कुछ श्रेय अभिषेक मनु सिंघवी जी को जाता है। वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सजा दी थी। वैसे तो मानहानि के मुकदमे में इतनी बड़ी सजा, मैक्सिमम सजा आज तक किसी को नहीं मिली, ऐसा कम से कम मेरी जानकारी में है। उस मसले पर अपील की गई सेशंस कोर्ट में और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में। वहां से जब रिलीफ नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी। सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ के बाद अब सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जिन राहुल गांधी की सदस्यता को स्पीकर के सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर खारिज कर दिया था, क्या अब उनको उसी तत्परता के साथ उनकी सदस्यता को बहाल करेंगे? ये तो वो सवाल है जिसका जवाब स्पीकर के कार्यालय को देना है और सबको इंतजार है। लेकिन हम अभिषेक मनु सिंघवी जी से पूछेंगे कि आखिर ये लड़ाई कितनी मजबूत थी, कितनी कमजोर थी, और क्यों गुजरात में इस तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया और उन्हें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आखिर में हाजिरी लगानी पड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपको लगता है कि अंततः आपके साथ इंसाफ हुआ है? उच्चतम न्यायालय में सिर्फ एक मुद्दा था आशुतोष जी, वो ये कि जब आपका एक कन्विक्शन चल रहा है तो क्या उस कन्विक्शन को एक बार आंतरिक रूप से रोका जाए कि नहीं, क्योंकि उसका दुष्परिणाम यह होता है कि आप निष्कासित हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। ये अजीबोगरीब बात है कि तीन कोर्ट्स पे ये चीज हमारी अस्वीकार हुई। इसलिए अजीबोगरीब है क्योंकि इसमें कई तथ्य ऐसे थे इस केस में जिसमें मैं समझता हूं सबसे निचली अदालत को, पहली अदालत को भी इस सस्पेंशन को दे देना चाहिए था, जो आज उच्चतम न्यायालय ने दिया। मैं, अगर आप चाहें तो 1 मिनट लगेगा, उसमें आपको मैं इसकी बिंदु दे। बिंदु नंबर 1, आपने मुझे मना किया कि मैं आपके डिस्क्वालिफिकेशन को सस्पेंड नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, या कन्विक्शन को स्टे नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक मौलिक नैतिक गंदा ऑफेंस किया है, मॉरल टर्पिट्यूड। अब ये मैंने आज तक अपनी 40 साल की प्रैक्टिस, और कोई पहले साल का जो लॉयर है वो भी बता देगा आपको, कि जहां पर अभियुक्त को, आरोपित को बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब होता है कि आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होता है बेल के लिए, पुलिस दे सकती है बेला। ये सिर्फ बहुत हल्के दर्जे के ऑफेंस के लिए किया जाता है। दूसरा, नॉन कॉग्निजेबल है, ये टेक्निकल शब्द है कहने का कि अरेस्ट नहीं कर सकते आपको, कोई पुलिस अफसर नहीं, जब तक कि मजिस्ट्रेट का वारंट ना। नंबर 3 है कंपाउंडेबल होता है। कंपाउंडेबल 2 कक्ष होते हैं, एक होता है कि आप और हमारी जगह हम दोनों आपस में उसको सेटल कर लें। दूसरा होता है कि कोई बहुत व्यापक ऑफेंस है तो उसको समाज के संरक्षक को अंदर लाके, यानी स्टेट के द्वारा ही वो सेटल हो सकता है। ये पहले वाले में आता है, यानी 2 लोग मिलकर अपनी जो जिरह है उसको सेटल कर सकते हैं। और अंतिम, आपको आश्चर्य होगा ये आपके व्यूअर्स को जान के कि हजारों सैकड़ों जो ऑफेंसेस है आईपीसी में, उसमें 22 ऐसे हैं जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, उनमें से एक ये है। और जैसा 5वां आपने कहा कि कभी आज तक मेरे अनुभव में एकमात्र केस नहीं है जो 2 साल का स्ट्रेट मैक्सिमम किया गया है। और अंतिम बात कि अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन होता तो आप जानते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप इसको एक ऐसे हार्डन्ड क्रिमिनल के बराबरी में कैटेगराइज कर रहे हैं राहुल गांधी को, और सीधा जंप कर रहे हैं 0 से 2 साल, तो कम से कम आपको रीजन देने चाहिए इसके लिए। एक सिंगल कारण नहीं है हाईकोर्ट में कि क्यों कर रहे हो ये, न ट्रायल कोर्ट में एक सिंगल कारण है। और अंतिम बात कि आप ये जो दंड लगा रहे हैं, इस दंड के लिए आपने कोई औचित्य नहीं बताया, सिर्फ इसके कि मॉरल टर्पिट्यूड है। मॉरल टर्पिट्यूड ये शब्द होता है बलात्कार के लिए, खून खराबे के लिए, किडनैपिंग के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये तो 2 ही 3 मैंने आपको पक्ष बताए, ऐसे 10 और हैं जिसके आधार पर मैंने ये बताया नहीं, जो बोधी समुदाय का मुद्दा है वगैरह, वो सब अलग अलग मुद्दे हैं। ये बहुत ही सही जजमेंट है, और उच्चतम न्यायालय ने देते हुए कहा कि हमको आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं गुजरात से, और 2 पहले भी आए हैं।
और इसका एक रोचक पृष्ठ है कि जब ये कहा गया तो उसके 2-3 मिनट बाद माननीय सोलिसिटर जनरल जी आए स्क्रीन पे। वो इसमें पार्टी एज सच नहीं है, एक स्टेट पार्टी है प्रोफॉर्मा। तो उन्होंने कहा कि ये शायद ऐसे शब्द उच्च न्यायालय के लिए थोड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा कि हम भी ये ऐसा नहीं कहते आमतौर पे, हम भी ये सोच समझ के बहुत कम बोलते हैं, रिस्ट्रेंट के साथ बोलते हैं, लेकिन इस बार हमको कहना पड़ रहा है। उन्होंने बात को रिएट्रेट किया। तो आप अपना इससे अपना खुद का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, हम सब जानते हैं कि दरअसल न्यायपालिका और जज साहब की इंटेंट पर हम सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में की है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमाइन है। और हाईकोर्ट तक जो पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ 7 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे हाईकोर्ट से भी कोई कारण नहीं बताएगा कि राहुल गांधी को दरअसल क्यों मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। तो 3 अदालतों से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसके पीछे विशुद्ध तौर पर एक संवैधानिक कारण है या लीगल कारण है या कुछ और? देखिए, मैं तो सिर्फ संवैधानिक और कानूनी कारण की टिप्पणी कर सकता हूँ जी। मैंने खुद बहस की है उच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय को छोड़ दीजिए, वो तो परसों की बात है। उच्च न्यायालय जो पहले हुआ था, ये जितनी टिप्पणियां मैंने जितने अभी आपको बताए मुद्दे, वो सब वहां बहस हुई है। उसके बाद लिखित रूप से दिया गया है, हमारी जिसको कहते हैं रिटन सबमिशन कहते हैं वकील। निचली कोर्ट में भी श्री चीमा जी मेरे कॉलीग है, उन्होंने किया है बहस, अधिकतर सब बिंदु लिए गए हैं। अब उसके बाद आपने क्यों नहीं निर्णय में लिखा, क्यों नहीं कारण बताया, क्यों नहीं किया, तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि ये गलती है, ये संवैधानिक गलती है, कानूनी गलती है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय बना है। ये कहना कि 3 बार हम जीते हुए चौथी बार आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ये गलत है। इसी कारण से बना है, इसी औचित्य से बना है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही इसका अधिकार क्षेत्र एक्सरसाइज किया गया है उच्चतम न्यायालय। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट्स आ रहे हैं वहां पे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैं समझता हूँ, देखिए, इन मामलों में बातचीत के दौरान हम कई चीजें कह सकते हैं, टेलीविजन चैनल पे कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा से थोड़ा इन मामलों में रिस्ट्रेंट रहा हूँ। ये बात जरूर है कि हम सब समझदार लोग हैं। जो अंग्रेजी कहावत है, रीड ऑन द लाइन्स बट रीड बिटवीन द लाइन्स। आप भी पढ़ सकते हैं बिटवीन द लाइन, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आपके व्यूअर्स हमसे ज्यादा पढ़ सकते हैं। उसको बड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये नाजुक मामले हैं और ये संस्थाएं नाजुक है। मैं एक्चुअली किसी रूप से व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं रखता हूं। मैं मानता भी नहीं कि जरूरी होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए आप या तो रिस्ट्रेंट दिखाएं या ज्यादा बोलें, लेकिन संस्थाओं के लिए कभी कभी, और ये भी मान लीजिए गलत रूप से रिस्ट्रेंट करना होता है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है उनका अभिप्राय, माननीय उच्चतम न्यायालय का अभिप्राय कोई भुला नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। 125 पृष्ठ का निर्णय है। ये 2 बिंदु तो बड़े साफ नजर आ रहे हैं। क्या आपका पूर्व इरादा था कि किसी हालत में मैं आशुतोष को 2 वर्ष ही दूंगा, 1 वर्ष 11 महीने 29 दिन नहीं दूंगा? और कोई मुश्किल नहीं है कारण देना। अगर आपका इतने मजबूत कारण है, इतने सिंपल तथ्य हैं, तो आप दे सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी और अच्छी चीज बताऊं, 13 करोड़ का समुदाय वो खुद मानते हैं, खुद उनका वक्तव्य है, खुद यानी कंप्लेनेंट का, लिखित, हमारा नहीं, कंप्लेनेंट का। खुद वो ये मानते हैं कि इस 13 करोड़ समुदाय में मोदी शब्द और सरनेम का कोई वास्ता नहीं। अलग अलग सबसेक्ट्स, अलग अलग सबकास्ट, अलग अलग प्रदेश का, खुद कहते हैं। खुद कहते हैं कि मैं खुद याचक मोदी नहीं हूं, भुटवाला था, बाद में नाम बदला गया। और खुद कहते हैं कि जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने अपने स्पीच में लिया, उनमें से किसी ने याचिका नहीं डाली है। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि जब ये बात है, तो 13 करोड़ में से ये क्यों हो रहा है इस देश में कि सभी जो 12 केस मानहानि के फाइल किए गए हैं, कभी रांची में, कभी केरला में, कभी इधर उधर पटना में, वो सब सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही फाइल क्यों करते हैं भैया? आप 13 करोड़ का समुदाय, इतना छोटा समुदाय तो नहीं है कि उसमें जो 12-10 लोग करेंगे उससे भी बीजेपी कार्यकर्ता होंगे। तो इससे जाहिर है कि जब इस प्रकार का प्रश्न हम पूछते हैं, तो राजनीतिक एक षड्यंत्र कह लीजिए, राजनीतिक ऑर्केस्ट्रेशन कह लीजिए, हो रहा है कि मैं सब जगह जाके आशुतोष के विरुद्ध सिर्फ एक ही समुदाय, वो समुदाय 13 करोड़ वाले ओबीसी का नहीं है, वो समुदाय बीजेपी कार्यकर्ताओं का। आपने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता। जब राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम सजा मिली, तब आपको, आपके मन में क्या आया?
क्या इंसाफ नहीं हुआ? निश्चित रूप से इंसाफ नहीं हुआ। आप तो वकील नहीं है, आपको आपके आम रिसर्च ने बता दिया आपको कि एक ऐसा ऑफेंस जो बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, और जिसमें आज तक कितने साल हो गए, आईपीसी का क्या साल है, 1860 है शायद, अब कितने साल हो गए गिन लीजिए आप। इतने सालों में कोई 2 वर्ष नहीं लगाया किसी के ऊपर। आपको राहुल गांधी मिला था लगाने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें बहुत। और देखिए, आज आपने देखा है कि इन सब राजनीतिक जो एक मानसिकता होती है, आप कह लीजिए वैमनस्य होता है, जो पर्सनल राजनीतिक एक मैलाफिडे कह लीजिए वो होती है, उनका सबका ये उद्देश्य एक ही होता है कि आप किसी को एक्सक्लूड करें। आपने इसका एक भिन्न संदर्भ में एक रोचक उदाहरण कल देखा है पाकिस्तान में, कि आपको एक्सक्लूड कर दे। आपने गलती की, पनिश करिए, लेकिन एक्सक्लूड करें राजनीतिक प्रक्रिया से। अब राहुल गांधी जो एक 125 से ज्यादा 135 वर्ष पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में उनको इस प्रकार से एक्सक्लूड किया जाए कि क्रिमिनल डेफेमेशन में 2 वर्ष की देके, जो कभी नहीं दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब लगता है। आप लड़िए उनसे, असहमति है, उनको डांटिए, करिए, लेकिन आप इस तरह से एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हैं? एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट्स है उनको भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स माना जाता है, और वो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट्स होती है। वहां से भी इंसाफ नहीं मिला, वहां से भी उनको किसी तरीके की रिलीफ नहीं मिली। ये चौंकाने वाली बात है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। आप बता फरमा रहे हैं कि संवैधानिक कोर्ट है, हर अदालत बहुत माननीय होती है, लेकिन उच्च न्यायालय कई रूपों में उसका जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्राथमिक रूप से कई चीजें देखती है। और आपने इस केस में 67 दिन यानी 70 में 4 दिन कम मेरी बहस के बाद रिजर्व किया आपने ऑर्डर, और जो ऑर्डर आया है 125 में, उसमें इस प्रकार की खामियां हैं। उसमें एक और चौथा बताऊं आपको, मैंने आपको समुदाय बता दिया, मैंने आपको मॉरल ट्रिब्यूनल बता दिया, मैंने ये बता दिया कि इसका कोई जिक्र नहीं, क्यों आपने किया 2 वर्ष। उसमें एक पृष्ठ पे एक पैरा में 171 जी का जिक्र आया है, और उस 171 जी में भी आशुतोष को कन्विट किया, यद्यपि याचक सिंघवी ने आशुतोष के विरुद्ध 171 जी का आरोप भी नहीं लगाया है। याचक ने राहुल गांधी के विरुद्ध 171 का आरोप भी नहीं लगाया है। न उनका आर्गुमेंट ये है, न मेरा आर्गुमेंट ये है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है कि ये भी ऑफेंस किया है राहुल गांधी ने, और वो ऑफेंस अगर आप पढ़ें तो उसके भाषा में बड़ा स्पष्ट है कि नहीं लागू हो सकता। वो है कि एक कैंडिडेट कैंपेन के दौरान दूसरे कैंडिडेट के विषय में कुछ कहे। अब माननीय मोदी जी और राहुल गांधी किसी कैंपेन में कैंडिडेट नहीं थे, ये कोलार की स्पीच है जी। कोलार में उन्होंने अपने कोई प्रत्याशी, कोलार से राहुल गांधी खड़े नहीं हो रहे थे और ना आशुतोष खड़े हो रहे थे जिनके बारे में उन्होंने कुछ कहा। तो 171 जी का अगर आप शब्दावली पढ़ लें तो उसमें लिखा है कि अनलेस सिंघवी एंड आशुतोष आर फाइटिंग इन इलेक्शन अगेंस्ट ईच अदर, उसके संदर्भ में आप कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 171 जी नहीं है, मेरा इसका कहने का मतलब कि ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उच्च न्यायालय कैसे कर सकता है ये गलती, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, कैसे कर सकता है गलती, उसका निष्कर्ष अपन सब अलग अलग रूप से निकाल सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, और ये सवाल और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं गुजरात को किनारे कर देता हूं। अमेरिका के अंदर आज की तारीख में आरोप लगते हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वहां पे कंजर्वेटिव्स एंड प्रोग्रेसिव्स, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 विचारधाराओं के बीच में बटी हुई, और हर मामले में स्पष्ट होता है कि इसमें क्या फैसला आने वाला है, चाहे वो अबॉर्शन का मसला हो, चाहे वो अफर्मेटिव एक्शन का मसला हो, दोनों में विचारधाराएं बिल्कुल स्पष्ट। तो क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान की जुडिशरी में, क्या हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है वहां भी विचारधारा के स्तर पर जजेस बटे हुए हैं, और वहां भी अब फैसले देखकर तय हो सकता है कौन सी बेंच में कौन आदमी बैठा हुआ है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका नतीजा क्या है? हमारा दुर्भाग्य होगा, देश का दुर्भाग्य होगा, तुम्हारा दुर्भाग्य हो गया, मेरा दुर्भाग्य होगा अगर कभी ऐसा दिन आ गया तो। कई चीजों में गिरावटें हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सौभाग्य हमारा कि इतनी हालत बुरी नहीं हुई जो भी आप बता रहे हैं। नंबर 3, अमेरिका में भी ये होता है कुछ राजनीतिक केसेस में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं, मानहानि के केस हैं, इंडिविजुअल केसेस, उसमें नहीं होता है।
ये होता है किसी अबॉर्शन एक बड़ा व्यापक सामाजिक मुद्दा है, उसमें होता है। आम केस में आप अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं लाते हैं। नंबर 3, ये बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता भारत की न्यायिक प्रणाली से। हमारी प्रणाली इस मामले में किसी रूप से नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, स्थानांतरण, संविधान किसी रूप से यूएसए के रिजेंबल नहीं करता है किसी रूप में, और न करना चाहिए उसको। जिस दिन ये होगा जो आपने अभी कहा, वो तो हमारे पूरी न्यायिक व्यवस्था की खत्म होने की शुरुआत हो गई होगी। तब तक ये गलतियां होती हैं, कई बार ये गलतियां निश्चित रूप से आपके विचारधारा की वजह से भी होती है। लेकिन पहली बात तो ये आशुतोष कि ये अभी भी मैं समझता हूँ आंशिक है। जिस दिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया उस दिन ये खत्म हो जाएगा देश। दूसरा, इसके लिए करेक्टिव है हमारे पास, और मेरे को हर्ष है इस बात का कि जब भी ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय कई बार निचली अदालत को करेक्ट करता है, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सही रूप से। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि समय लगता है, विलंब होता है। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। तो ये समझते हुए एक और बड़ी बात है कि इतने जल्दी प्रैक्टिकल बड़े स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। ये आसान था कि निर्णय आता 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो हर चीज को एक हैंड्स ऑन करके निर्णय करना भी अपने आप में एक तरकीब होती है। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मेरा ये है कि थैंक गॉड ये भारत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह चलते रहे और आपने ये दुष्प्रयत्न करते रहे तो क्या पता आंशिक रूप बढ़ते बढ़ते थोड़ा और इसका परसेंटेज बढ़ जाए, और वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश में। राहुल गांधी के मामले में एक और अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई कि राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया। ये जो तत्परता है ये क्या दर्शाता है, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि एक्सक्लूड करना? निश्चित रूप से मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसमें केस बहस करने के अलावा उसका पहला वाक्य मैंने ये कहा कि भाई अगर आपने 24 घंटे लिए मेरे को निष्कासित या बाहर रखने के लिए, तो कम से कम 48 घंटे में तो वापस ले लीजिए। नंबर 2, आशुतोष, ये क्या इतना अजीबोगरीब मामला है, पेचीदा मुद्दा कानून का, जो आशुतोष समझ नहीं पा रहा है। माननीय सभापति इतने बड़े ओहदे में बैठते हो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भेजेंगे इसको कानून मंत्रालय में, जो आपको एक पूरी ओपिनियन देगा, मत देगा। नंबर 3, अगर एक कोर्ट सिर्फ एक पन्ने का कोर्ट ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी में आपके समक्ष रखता हूं, और आप सभापति हैं और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उस पर जो इंग्लिश लिखी है बड़ी स्पष्ट है, उसके बाद क्या चाहिए आपको? नंबर 4, ये अगर आपको आज मिलता है तो कल, और कल सुबह मिलता है तो कल शाम तक, आपको कुछ करना तो है नहीं, आपको सिर्फ एक पर्ची साइन करनी है, वापस आ जाइए। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये है आशुतोष, जो मैकेनिक्स बताई वो नहीं है, सौहार्द है, एक समझ है आत्मा की, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक आत्मा की। इसी मामले में मैं नेहरू को, जिसको आजकल लोग आपके पिग्मी बताते हैं, एक जायंट मानता हूँ, एक विशाल पर्सनैलिटी मानता हूँ। वो सिर्फ गणतंत्र की लिखित लेखन को नहीं समझते थे, वो सिर्फ संविधान के लिखित शब्द को नहीं समझते थे। ये आवश्यकता है देश के हर व्यक्ति को कि उसकी आत्मा को समझे, उसके स्पिरिट को समझे, और उसमें एक सौहार्द होता है, आदान प्रदान होता है। आपका मेरे से तुम्हारा मतभेद है, मनभेद नहीं होना चाहिए, और मनभेद से ज्यादा मेरे को ये एक बद इरादा नहीं होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से आशुतोष को बाहर रखूं। ठीक है, आपने लड़े, 3 बार जीते, 1 बार हारे, अब आप वापिस आने दीजिए। इसके लिए तो मेरे को समझता हूँ याचिका वो करनी नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर ये दुष्परिणाम होता है तो आखिरी पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि मैं ही काउंसिल था लक्षद्वीप केस में। लक्षद्वीप केस में मैं ही काउंसिल था। उसमें 60 दिन बाद, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, 60 दिन तक आपने उस व्यक्ति को बाहर रखा। 60वें दिन आपको शायद मालूम नहीं हो, मैंने याचिका मूव की। जिस दिन मैं खड़ा हुआ बहस करने, उस वक्त कोर्ट में आके सरकार ने बोला कि आप क्यों कर रहे हैं याचिका मूव, हम तो इनको आज और कल में अंदर आने दे रहे हैं। तो मैं आशा और विश्वास करूंगा आशुतोष कि ये इतिहास का चैप्टर वापस दोहराना नहीं पड़ेगा। क्या ये तर्क उचित है कि क्योंकि फ्राइडे की शाम को फैसला आया है, अगले दिन सैटरडे और संडे को वीकेंड से छुट्टियां होती हैं, इसलिए 24 घंटे के अंदर उनकी जो सदस्यता है बहाल नहीं की जा सकती? देखिए, 24 घंटे और 48 घंटे में मैं दोषारोपण नहीं करूंगा। मैं मामलों में बहुत संतुलित रहता हूं। लेकिन अगर आपको ये, मैं सिर्फ एक तर्क के हिसाब से कह रहा हूं कि मंडे मॉर्निंग को सोमवार को मिल जाता है,
तो आपको विलंब किस बात का, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। आप सैटरडे छोड़ दीजिए, संडे छोड़ दीजिए, मुझे पता भी नहीं अभी तक के ऑफिशियली सर्टिफाइड कॉपी मिल गई इतनी जल्दी के नहीं, इसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को सभापति मान लीजिए, मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ सर्टिफाइड कॉपी। उसके बाद तो कुछ मिनटों की, घंटों की बात हुई ना, और कोई ये आम चीज तो नहीं है ना। आखिर ये माननीय सांसद है, एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, ये आदमी नहीं है जो पहली बार घुस रहा है पार्लियामेंट। ये व्यक्ति है जिसने, ये तो हमेशा से संसद में थे, अब 2 महीने से बाहर है, तो इनको अंदर आने नहीं तो क्या बड़ी बात है इसमें। तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। अगर आप सौहार्द से और समझ से करते हैं, संतुलन से करते हैं, तो 2 मिनट का मामला ही। बट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बदरादा है तब फिर ठीक है, फिर वो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी क्या उस पर लीगल ओपिनियन सीख की जानी चाहिए, जैसा कि इंप्रेशन दिया जा रहा है? आती है इस मामले की बात कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल नहीं। मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं। कोई पेचीदा मामला ही नहीं है। लॉ का क्या क्या लीगल ओपिनियन सीख करेंगे आप? कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है। आप बाहर गए थे, देखिए जब नींव आपकी हट गई तो इमारत कैसे खड़ी होगी? नींव क्या थी आपकी आशुतोष? कि आप कन्विक्टेड आदमी हैं। वो कन्विक्शन अगर स्टे हो गया और वो भी उच्चतम न्यायालय से, तो आपकी नींव कहाँ रही? नींव तो हट गई ना। उच्चतम न्यायालय ने नींव हटा दी। अगर नींव हटा दी तो वो इमारत हटनी चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए, अंदर जाएंगे आप। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल हो सकता है 8 तारीख के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो, क्योंकि 8 तारीख से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा और उस पर वो बोलेंगे, और एक बार फिर अडानी के मसले पर बोलेंगे, और वो मणिपुर के मसले बोलेंगे, और ये शायद सत्ता पक्ष को मंजूर ना हो। ये तो जाहिर है। इससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं राहुल गांधी को। सरकार अनायास बिना समझे जो आप कह रहे हैं, अगर ये कारण है, ये छोड़ दीजिए कि बदइरादा है, ये कानूनी रूप से बिल्कुल द्वेष है, कानूनी रूप से कोई इसका मायने नहीं है, गलत है, असंवैधानिक है, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन साथ साथ ये अनायास राहुल गांधी को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय बीजेपी द्वारा। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस स्वीकार करती है कि भाई ये इतने सशक्त वक्ता हैं, निडर बोलते हैं, डरो मत बोलते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, स्पष्ट रूप से, बिना झिझक के और बिना भय के। तो आप उनसे डरते हैं, इसीलिए आप उनको 8 तारीख पार करने के लिए बाहर रख के उसके बाद देंगे। तो मैं तो इस कॉम्प्लीमेंट को अच्छा मानूंगा। आप कॉम्प्लीमेंट का, आपका संसद का लंबा अनुभव है, क्या पिछले दिनों जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका बदलती हुई दिखाई पड़ रही, चाहे चेयरमैन राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के स्पीकर हो, और ये इंप्रेशन आज की तारीख में जा रहा है कि दरअसल कहीं ना कहीं पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, होता वही है जो। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। आखिर सब बहुत बड़े बड़े संवैधानिक ओहदे हैं। मैं अब तीसरे टर्म में सांसद हूं, इसलिए मैं ऐसी कुछ बात नहीं करना चाहूंगा जो ओछी लगे। मैं इसका ज्यादा व्यापक एक मुद्दा बताना चाहूंगा इसके उत्तर में, और वो ये है कि एक जो माहौल पूरा बना है देश में, निश्चित रूप से 2014 के बाद, जो विभाजन का माहौल है, जो असहमति का माहौल है, जो एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल है। कोई सरकारें हो, मैं नहीं समझता कि ये डिग्री जितनी बीजेपी की मोदी सरकार ने 2014 के बाद उद्घाटन किया है, ये डिग्री कभी इतनी नहीं थी। फर्क हमेशा था, और वो विभाजन से हर चीज में ये एक दुराव आ गया है। वो बात जो है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें शामिल है वाजपेयी सरकार, इसमें शामिल है थर्ड फ्रंट सरकार, इसमें शामिल है वीपी सिंह सरकार, जो भी नाम ले लीजिए आप। तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास पहले मतभेद नहीं हुए हैं, लेकिन इस प्रकार का मनभेद नहीं होना चाहिए। सिंघवी जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन आप लगातार आम आदमी पार्टी के मुकदमे लड़ रहे हैं। उस वक्त आपकी राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है वो कहीं खतरे में तो नहीं पड़ती? उल्टा मैं समझता हूँ ये एक लोकतंत्र और गणतंत्र की मजबूती का एक द्योतक है। आज भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा है, इसका मायने भी वैसे कम हो गया है, इसलिए कि नंबर 1, मैंने संवैधानिक 2 बड़े बड़े व्यापक केसेस किए हैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, इसमें विश्वास है, एक्चुअल विश्वास है, सही अभी नहीं पुराना, कि जब आपका दांत दर्द करे तो आप अच्छे डेंटिस्ट के यहाँ जाइए। ये नहीं पूछिए कि वो डेंटिस्ट भगवा पहनता है या कुछ और रंग पहनता है, लेकिन वो एक अलग बात।
इसका आजकल अब औचित्य भी कम हो गया है, क्योंकि जब से इंडिया बना है, जब से आप में एक पूरी सहमति हुई है कि इस पूरे सेशन में एक ही बिल ऐसा है जिसमें हम मणिपुर के मुद्दे पे विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम होने देंगे। जब ऐसा हुआ है कि पहली बार इस सेशन में आम सहमति हुई है कि ये पार्टियां सब मिलजुल कर इसको विरोध करेंगी, और इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि मेरा कोई भी विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, मैं पहला मुख्य वक्ता हूं, और मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो मैं करता हूं उसमें 99% न मैं हस्तक्षेप होने देता हूं और न उचित होता है। हाँ, ये जरूर है कि कहाँ कोई सीधी चीज, किसी चीज ऐसी, उसका विवेक समझने का और छोड़ने का मेरा होना चाहिए, न कि आपका। तो विवेक मेरे में है। आखिर मैंने आज कितने दशकों से ये निभाया है, एंड 99.99% मैंने कभी ऐसा विरोधाभास आने नहीं दिया है। सुप्रीम साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा मुकदमा जीता था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था दिल्ली के मसले के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर चुनी हुई सरकार है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, अगर अधिकारी उनको अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे। ये एक तरीके से उन्होंने कह दिया था कि जिस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से इस कानून को पलटने की कोशिश की अध्यादेश लाकर, क्या ये खतरनाक ट्रेंड है? बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके मैं आपको संक्षेप में 2-3 बिंदु बताना चाहता हूँ। पहला तो एक राजनीतिक बिंदु से शुरू करें आप। आज कितने वर्ष हो गए इसको, इस कानून को? 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष में आप जानते हैं, आप भी राजनीति में रहे हैं, बल्कि इसी पार्टी से एसोसिएट रहे हैं एक बार आप। हर रंग की केंद्र सरकार और हर रंग की एनसीटी सरकार आई है, और कई बार ऐसी रंगें आई हैं जो कि रंग केंद्र में और एनसीटी में भिन्न है, कई बार सेम भी है। किसी सरकार ने, बीजेपी, कांग्रेस, थर्ड, किसी ने ये नहीं किया जो अब हो रहा है। क्यों? क्या आखिर पहले ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सरकार यहाँ है और बीजेपी की वहां है, इत्यादि इत्यादि? क्यों नहीं किया किसी ने? क्योंकि आप एक कंट्रोल फ्रीक सरकार है। आप अगर चुनाव हार जाएं तो आप ग्रेसफुल हार नहीं मानते, आप हर येन केन प्रकारेण हर तरफ से आप उसको बदलना चाहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो केस हम जीते थे आशुतोष, वो केस था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, जहां उन्होंने यही चीज करने का प्रयत्न किया था जो अब कर रहे हैं, लेकिन वो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा। उसको एक बहुत व्यापक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, एक भी डिसेंट नहीं था, जो डिसेंट आम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में, उन्होंने उसको निरस्त किया। लेकिन निश्चित रूप से जो उस वक्त मुद्दा उठा था वो कानूनी स्टैच्यूट का नहीं था, क्योंकि स्टैच्यूट को था ही नहीं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। तो इसलिए अब इन्होंने, जब वो हार गए, तो उसी पावर को इस बार पार्लियामेंट्री संसदीय कानून से कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है। प्रश्न जो उठेगा वो ये है कि क्या आप संसदीय कानून द्वारा एक संविधान का ऐसा संशोधन कर सकते हैं बिना संविधान को संशोधित किए, जिसके अंतर्गत जो मूलभूत आकार है दिल्ली सरकार का उसको आप खत्म कर दें? अगर ये प्रिंसिपल जो अब आप देख रहे हैं सही होता, तो आज अगर उच्चतम न्यायालय, तो बिल पारित होगा, तब देखेंगे कि बिल पारित होता है कि नहीं, लेकिन बिल पारित मान लीजिए कि होता है, तो उच्चतम न्यायालय ये बात बड़े सीधे रूप से निर्णित करेगा कि क्या मैं कल एक कानून द्वारा 15 और आइटम लिस्ट 2 में हटा दूं, और दूसरे दिन एक और कानून द्वारा जो बचे हुए 30 आइटम है वो भी हटा दूं, और कहूं कि सब में कानून होगा केंद्र सरकार का। तो अधिकार क्षेत्र तो है, लेकिन अधिकार क्षेत्र आपका है 200/39AA 7 क्लॉज में, 7वें वाले क्लॉज में, जिसमें कहा गया है कि ये उसको समर्थन करने के लिए है, दिल्ली के ढांचे को, ये उसको रीइंफोर्स करने के लिए, ये उसको और व्यापक करने के लिए, और बढ़ावा और समर्थन देने के लिए, न कि मैं एक निकालूं चाकू आपको क्योर और हील करने के लिए, और उसके बिना नहीं करते हुए मैं आपको छुरा भोंक दूं जान से मारने के लिए। जो पावर आपको अधिकार क्षेत्र दिया है, एक सकारात्मक रूप से किसी को क्योर और समर्थन और ज्यादा व्यापक करने के लिए, उसी का आप दुष्प्रयोग करके आप उसको घुसा मार के एक छुरा अंदर भोग रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तो तुम्हें बचेगा क्या?
और इससे बाद अंतिम मुद्दा उठता है मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का, विधि केंद्र का, डिसेंट्रलाइजेशन का, संघीय ढांचे को खत्म करने का, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब मामलों में मैं आश्वस्त हूं कि हमारा बहुत स्ट्रांग केस है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचेगा, अगर ये पारित होता है तो उसको निरस्त करेगी। आपसे आखिरी सवाल, ये जो पूजा 1991 का पूजा स्थल कानून था, अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ज्ञानवापी के मसले पर परमिशन दे दी है सर्टेनमेंट करने के लिए, क्या ये उचित है? क्या ये उस कानून की मूल आत्मा के खिलाफ नहीं है? मूल आत्मा नहीं, मैं तो कहता हूँ मूल आत्मा के भी खिलाफ है और उसके टेक्स्ट के भी खिलाफ। ये मामला अभी चल रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ अपना एक कानूनी मत, क्या होता है नहीं होता है वो तो न्यायालय निर्णित करेगी। मेरा मानना बड़ा सरल है, इन मामलों में किसी कोर्ट कचहरी को मुद्दा अवॉइड नहीं करना चाहिए। मुद्दा क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? एक सरल मुद्दा, क्या उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप कहते हैं उस नाम से, उसका इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत क्या आप किसी और धार्मिक स्थान को शुरुआत ही नहीं कर सकते प्रक्रिया? उसको आप निर्णित कर ले पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये निर्णित करें कि नहीं कर सकते, आप ये भी निर्णित कर सकते हैं कि उसके बावजूद जुरिस्डिक्शन है कि आप धार्मिक स्थान को छू सकते हैं, वो निर्णित कर सकते हैं। लेकिन उस निर्णय के बाद आपको शुरू करना पड़ेगा ये सब सर्वेज, ये सब चीजें। सर्वेज इस चीज के पहले होना कि जो आपने एक मूल प्रश्न है जिसको आप अधिकार क्षेत्र का प्रश्न कहते हैं, जुरिस्डिक्शनल प्रश्न कहते हैं, कि क्या आप किसी धार्मिक स्थान को छू सकते हैं, देख सकते हैं वापस पुनः उस वर्ष के बाद जो वर्ष कट ऑफ डेट दी गई, जब तक आपने वो निर्णय नहीं किया तो आप बाकी सब चीज कैसे कर सकते हैं? आप उसको निर्णय करिए लेफ्ट, उसको निर्णय करिए राइट, वो आपका अधिकार क्षेत्र जैसे करिए, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके पहले आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि जितने निर्णय हैं कई अदालतों के, और मैं इसमें उच्चतम न्यायालय को भी शामिल करता हूं, बहुत विनम्रता से कहता हूं कि गलत निर्णय है, उनको ये पहले निर्णित करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी बेबाकी के साथ। थैंक यू सो मच सर।